हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपको दिवाली की शुभकामनाएं। और आज दिवाली के उपलक्ष्य पर आज आपको एक पीडीएफ जो फ्लोरिकल्चर एट अ ग्लांस है, काफ़ी बढ़िया बुक है देशराज सर की। तो काफ़ी स्टूडेंट्स इसकी डिमांड कर रहे थे, तो आज मुझे ये मिली है। तो एज अ दिवाली गिफ्ट समझ लो आप। ये ग्रुप में शेयर कर दी है मैंने, ठीक है। तो अब देखो, हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आज ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट, ठीक है। पहले हमने किया था जो फ्लावर अरेंजमेंट थे वेस्टर्न ईस्टर्न, ठीक है, जिसको इकेबाना बोलते हैं, ठीक है। इंडियन स्टाइल का जो फ्लावर अरेंजमेंट है, जैसे माला हो गई, रंगोली हो गई, वो सब किया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो एक होती है ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट, ठीक है। तो हम इसको करेंगे फॉलिएज अरेंजमेंट, रख लो, ठीक है। तो पॉट पोरी एक टर्म है, फ्रेंच वर्ड है ये, इसको याद रखना। इसका मतलब क्या होता है, सूखे हुए स्वीट सेंटेड प्लांट पार्ट्स इंक्लूडिंग, चाहे वो फ्लावर, लीव हो, स्टेम हो, सीड हो, रूट हो, ठीक है, उनको हम पैक कर देते हैं। आपने देखा ना, जैसे कई बार टेबल होते हैं, टेबल में सूखी हुई वो सीड्स डाले होते हैं, शीशे के नीचे जो ग्लास लगा होता है ना टेबल में, उसमें फूल डाले होते हैं, वो सूखे हुए होते हैं, ठीक है। वो ड्राइड जो होते हैं उनको पॉट पोरी बोलते हैं, ठीक है। पॉट पोरी में क्या हो सकता है, मिक्स किए होते हैं सूखे हुए स्वीट सेंटेड फूल, पत्ते, स्टेम, सीड और रूट, ठीक है। और इनको क्या करते हैं ना, जब पहले इनको ड्राई कर देते हैं ना इन पार्ट को, उसके बाद उनमें ना पेंट कर देते हैं। आप चाहे डाई करो, चाहे एक्राइलिक पेंट का यूज़ करो, ठीक है। उससे क्या होती है, इसकी लुक एनहांस हो जाती है, ठीक है। फिर उसको आप चाहे आप अपने टेबल पे एक बाउल पे रख लो, बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। या आप उसकी पेंटिंग बना दो इनका यूज़ करके, जैसे पेटल है, पेटल को ड्राई कर लो, ठीक है। हार्ड पेटल होगी किसी फ्लावर की, उसको ड्राई कर लो, उसको फिर पेंटिंग बना दो अच्छे से, उसको पेंट करने के बाद, है ना। तो जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये देखो, ये ड्राई पॉट है, ठीक है। ये देखो, इसको पॉट पोरी बोलते हैं। इसमें देखो जितने भी प्लांट पार्ट है ना जो सुखाया हुआ है, उसके बाद उसको देखो कलर किया हुआ है, इतने अट्रैक्टिव कलर किए है, तो इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। इसको पॉट पोरीज बोलते हैं, ठीक है। इसमें सूखे हुए फूल भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है, या कोई पॉड हो सकता है, ठीक है, पत्ते हो सकते हैं। तो ये होती है पॉट पोरी, ठीक है। फ्रेंच वर्ड है ये। अब नेक्स्ट है लिखा हुआ, ग्लिसरीन मेथड यूज्ड फॉर फॉलिएज प्रिजर्वेशन एंड स्केलेटाइनाइजिंग इज डन इन फाइकस रिलीजियोसा। ये पीपल का पेड़ है ना, अगर इसकी जो फॉलिएज है, इसका जो पत्ता है, ऐसा पत्ता होता है मान लो इसका, ठीक है, उसको अगर प्रिजर्व करना हो तो ग्लिसरीन मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्लिसरीन मेथड में 33% ग्लिसरीन होता है और बाकी पानी होता है, मतलब 1/3 ग्लिसरीन होता है, 2/3 पानी होता है। फिर उसको उसमें हम डिप करते हैं लीव को, ठीक है। और स्केलेटाइनाइजिंग भी इसमें करते हैं। स्केलेटाइनाइजिंग का मतलब पता क्या होता है, जो पत्ते होता है ना उसका क्लोरोफिल रिमूव कर देते हैं, ठीक है। जो क्लोरोफिल होता है उसको रिमूव करते हैं, और फिर क्या वेन ही दिखती है, ठीक है। आजकल ऐसी पिक्चर्स वायरल हुई है ना फेसबुक इंस्टाग्राम पे, जिसमें पत्तों पे वो बनाई होती है, जैसे शिव जी की फ़ोटो है, कोई गणपति की फ़ोटो बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें उसका स्केलेटनाइजिंग की होती है वो, ठीक है। चलो, आपको भी अच्छे से समझ आएगा। तो ग्लिसरीन मेथड किस में यूज़ करते हैं, फाइकस रिलीजियोसा में भी करते हैं, और जो स्केलेटनाइजिंग है वो भी फाइकस रिलीजियोसा में करते हैं। फिर है हार्वेस्टिंग ऑफ फ्लावर फॉर ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट कलेक्टेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन। ये बोला है कि जब भी हमने ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट के लिए आपने चाहे फ्लावर लेने हो चाहे फॉलिएज लेनी हो, उनको हम ग्रोइंग सीजन में हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। प्लस पीक मैच्योरिटी पे हार्वेस्ट करते हैं, ये चीज़ याद रखना। कब हार्वेस्ट करते हैं, पीक मैच्योरिटी पे और ग्रोइंग सीजन में, ठीक है। बेस्ट टाइम टू कट इज मिड मॉर्निंग, ओके। फिर अगर डैम्पनेस होगी ना
तो स्लो ड्राइंग होगी और मोल्ड ग्रोथ होती है। ठीक है, ये याद रख देना। अगर छायादार जगह में हम ड्राइंग करेंगे ना तो वहाँ पे मोल्ड की ग्रोथ हो सकती है। ठीक है। डैम्प ओवर मैच्योर प्लांट नॉट, ये वही है कि ओवर मैच्योर प्लांट हमने हार्वेस्ट नहीं करनी है। देखो, एक तो जैसे ग्रीन है, चाहे फ्रूट है चाहे लीव है, ग्रीन है, तब भी हार्वेस्टिंग नहीं करनी है। पीक मैच्योरिटी पे हार्वेस्टिंग करनी है। और किस सीज़न में करनी है? ग्रोइंग सीज़न में। ठीक है, डोरमेंसी में नहीं करनी है, ग्रोइंग सीज़न में करनी है। उसके बाद आएगा ओवर मैच्योरिटी, तब भी नहीं हार्वेस्टिंग करनी है। ठीक है, ओवर मैच्योरिटी पे भी हार्वेस्टिंग नहीं करनी है। ठीक है। और अगर आप पुअर शेप के फूल लेते हैं ना ड्राइंग के लिए, तो ड्राइंग के बाद वो और गंदे दिखते हैं, तो बढ़िया क्वालिटी के फूल लेने हैं आपने। ठीक है। और जो प्लांट और फ्लावर लोगे आप ड्राइंग पर्पज़ के लिए, पॉटपोरी बनाने के लिए, उसमें कोई डिजीज़ नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम पेस्ट और डिजीज़ से होना चाहिए, वो कोई पेस्ट का डैमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद पता क्या है, जो कई बार क्या होती है, जो नेचुरल स्टेम होती है ना फूल की, जैसे जैसे ये फ्लावर है, इसकी जो नेचुरल स्टेम है ना वो मतलब सपोर्ट प्रॉपर नहीं दे पाती है। अगर इसका जो फ्लावर का हेड है वो बल्की होगा, तो उसमें उस टाइम पता है क्या करते हैं, स्टेम को ना मतलब कुछ इंच तक काट देना होता है, कुछ इंच ही छोड़ना होता है। ठीक है। और जो बाकी का बचा हिस्सा है ना वो कैलिक्स रीजन से टाई करना होता है, फिर एक फ्लोरिस्ट वायर मिलती है उससे इसको सपोर्ट करना होता है। ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है। ये जब ड्राइंग के लिए फ्लावर लेते हैं हम ना, फ्लोरिस्ट वायर का यूज़ करते हैं इसमें, फ्लोरिस्ट वायर जो होती है। ठीक है। उसके बाद आता है जब हम हार्वेस्टिंग ऑफ फॉलिएज करते हैं, तो जब हम फॉलिएज होता है पत्ते वगैरह ना, जब जब फॉलिएज को हार्वेस्ट करते हैं तब भी देखो पीक मैच्योरिटी होनी चाहिए। चाहे आप फ्लावर को हार्वेस्ट करो चाहे फॉलिएज को, पीक मैच्योरिटी पे करते हैं। ठीक है। फॉलिएज इज ड्राइड बाय प्रिजर्विंग सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड ग्लिसरीन। वो है कि ग्लिसरीन मेथड से हम क्या करते हैं, इसकी ड्राइंग करते हैं। ठीक है। यंग ग्रीन लीफ, डोरमेंट लीफ नॉट हार्वेस्टेड, मतलब अगर ओवर मैच्योर हो गई हो या ग्रीन हो उसको हार्वेस्ट नहीं करने हैं। ठीक है। एज दे नॉट ऑब्जर्व ग्लिसरीन, ये ग्लिसरीन को ऑब्जर्व नहीं करेंगे। ठीक है। जैसे ग्लिसरीन रखा है, ये मान लो जार है आपका। ठीक है, ये आपका जार है, इसमें ग्लिसरीन रखा है, इसमें 2/3 पानी है, उसमें 1/3 ग्लिसरीन जो कि 33% बनता है, उतना ग्लिसरीन ऐड करो। फिर उसमें आप जो भी आपका मटेरियल है उसको हमने क्या करना है, उसमें रखना है, जो कोई जो फॉलिएज है उसको ग्लिसरीन में रखोगे। और अगर उसको मैच्योरिटी पे हार्वेस्ट करते हैं तो ये ग्लिसरीन को अच्छे से ऑब्जर्व करता है और प्रिजर्वेशन बढ़िया होती है। बट अगर हम ओवर मैच्योर या ग्रीन टेंडर लीव हार्वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम ग्लिसरीन में डालेंगे तब उसकी प्रिजर्वेशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ बोला है दे नॉट ऑब्जर्व ग्लिसरीन। ठीक है। उसके बाद है, अभी ड्राइंग के मेथड है, कौन कौन से मेथड है। ठीक है, अभी अच्छे से बताती हूँ, पहले ये पॉइंट पढ़ो। पॉटपोरी मेनली इन ग्लास और सिरेमिक बाउल, ये वही है, एंड स्टोर्ड इन कलरफुल मसलिन सैचेस वाइल अदर, ये वही है, मैंने पीछे दिखाया था ना, एक प्लास्टिक की थैली में बढ़िया से स्टोर किया था पॉटपोरीज। आपकी स्टोर बढ़िया से करना है। और जब पॉटपोरी को सजाना होगा ना, तो जो ग्लास का जार हो गया, बाउल हो गया, इनका यूज़ करते हैं। सिरेमिक के बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। टेबल पे जैसे ग्लास लगाया है उसके नीचे आपने देखा है ना कई बार सूखे सूखे ये पॉटपोरीज रखे होते हैं, तो वो पॉटपोरीज होती है। ठीक है। वाइल अदर अरेंजमेंट डिजाइन इन कलर्ड एंड शेप्ड पॉट। ठीक है, ये छोड़ो, इसको देखो, एयर ड्राइंग होती है पहली। एयर ड्राइंग को हैंग एंड ड्राई मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो फ्लावर होती है ना स्टेम के साथ, उसको उल्टा लटका देते हैं। ठीक है। और ये ओल्डेस्ट इजिएस्ट और लॉन्गेस्ट ड्राइंग मेथड है। 3-4 हफ्ते लगते हैं इसको फ्लावर को ड्राई करने में। ठीक है। इसका आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये देखो, ये है, इस तरह से फूलों को उल्टा लटकाते हैं। ठीक है, ड्राइंग के लिए। फिर दूसरा मेथड है ड्राइंग का जी, ग्लिसरीन मेथड। ठीक है,
ग्लिसरीन ड्राइंग जो है कमर्शियली यूज्ड फॉर फॉलिएज, फॉलिएज याद रखना, फॉलिएज में मोस्टली इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें यंग ग्रीन लीफ और डॉर्मेंट लीफ को नहीं यूज़ करना है, क्योंकि वो क्या है, ग्लिसरीन को इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं और प्रिजर्व नहीं हो पाएंगे। इसमें फुली मैच्योर जो है ना, पीक मैच्योरिटी पे जो फॉलिएज है उसको लेते हैं, ठीक है, उस फॉलिएज को इमर्ज करते हैं, ठीक है, उसकी स्टेम को प्लेस करते हैं 33% ग्लिसरीन सोल्यूशन में, ठीक है। देखो ना, जैसे आप फूल मतलब जो भी आपने प्रिजर्व करना है ना फ्लावर, ड्राई फ्लावर के लिए, तो जैसे आप प्लांट को लाओगे ना, ठीक है, समझो इस चीज़ को, उसको पहले आप हार्वेस्ट कर दिया आपने, सही स्टेज पे हार्वेस्ट कर दिया, फिर उसकी ना क्लीनिंग करते हैं, सबसे पहले क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग में क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं कि कोई डेड डूड पार्ट होगा उसको हटा दो, फिर उसको वॉशिंग करते हैं, पीलिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा लीव्स है उसको हटा देते हैं, स्ट्रिपिंग ऑफ लीव्स, कोई एक्स्ट्रा अननेसेसरी लीव्स है, अननेसेसरी प्लांट पार्ट है, उसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ताकि उसको उसके बाद उसको ड्राई करते हैं, ठीक है। क्लीनिंग हम हाथों से करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, सेकंड होता है स्टेम सपोर्ट। जैसे कुछ फूलों का जो हेड होता है ना वो बहुत हैवी होता है, ठीक है, इस उस हेड को हम क्या करते हैं, जैसे ये हेड है ना हैवी है, तो हम क्या करते हैं, फ्लोरिस्ट वायर को जो उसका जो स्टेम है उसको थोड़ा सा काट देते हैं, ठीक है। फिर फ्लो कैलिक्स के अराउंड, कैलिक्स होता है ना इस तरह का जो उभरा हुआ पार्ट होता है, कैलिक्स के अराउंड फ्लोरिस्ट वायर लगा लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, स्टेम की टॉपलिंग ऑफ के चांसेस कम होते हैं, तो स्टेम को हम इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो 20 गेज की वायर का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, ये तो कई बार तो हम सपोर्ट के लिए इस वायर का यूज़ करते हैं, ठीक है। कई बार क्या करते हैं हम वायर की स्टेम ही बना देते हैं, तो ये दो अलग अलग चीज़ें होती है इसमें, ठीक है। ये ना आप ना तमिलनाडु एग्रीकल्चर, जो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना, इसके नोट से मैंने पढ़ा था, ये आप देख लेना, आपको यहाँ से क्लैरिटी कर देगा, ठीक है। बाकी ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है माइक्रोवेव ओवन ड्राइंग मेथड, ठीक है, ये क्विकेस्ट मेथड है, ये याद रखना। और इतने हर्ट्ज की इसमें वेव होती है, माइक्रोवेव जो होती है ना 300 से 700 हर्ट्ज की। इसमें याद रखना जो थिक पेटल फ्लावर होते हैं ना, जैसे मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा है, उनको हम इसमें नहीं करते हैं ड्राइंग, ठीक है। फिर जो है ब्राइट कलर फ्लावर आर बेस्ट टू ड्राई, और इसमें नॉन मेटेलिक कंटेनर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो कौन कौन से फ्लावर है जो माइक्रोवेव ड्राइंग के लिए करते हैं, जैसे जर्बरा, क्राइजेंथेमम, लिमोनियम, हेलिप्टोरम, ठीक है, इनको हम इतना टेम्परेचर सेट करते हैं ओवन में 45 to 49 डिग्री और 48 घंटे के लिए, समझ आया, ये याद कर लेना। फिर फ्रेंच मैरीगोल्ड है, उसको 72 घंटे के लिए 45 से 49 डिग्री टेम्परेचर पे रखते हैं, ठीक है। और जो अफ्रीकन मैरीगोल्ड है, टेम्परेचर सेम होता है बट थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए इसको ड्राइंग के लिए रखते हैं, ठीक है। तो ये याद करना कि अगर फ्रेंच मैरीगोल्ड को ड्राई करना है तो आपने 45 to 49 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट करना है माइक्रोवेव का, और उसको ड्राई करना है 72 घंटे के लिए, और अफ्रीकन को 96 घंटे के लिए। फिर आता है जीनिया डेल्फिनियम, ये मैंने बताया था ना, लाइन अरेंजमेंट में इसको यूज़ करते हैं डेल्फिनियम। इसको ना कोरिलेट किया करो, बार बार रिवाइज किया करो, तो आपको ना हर चीज़ याद आएगी, अरे ये तो मैंने वहाँ पे भी पढ़ा था, ठीक है। फिर है 40 to 44 डिग्री 48 घंटे के लिए। ये देखो, जैसे जो वेस्टर्न अरेंजमेंट पीछे बताई थी उसमें बोला कि पॉट की चॉइस किस तरह की होनी चाहिए, तो देखो ये इस तरह की होगा जब मॉडल, तो ब्रास पॉट यूज़ करो, राउंड बाउल होगा तो ब्रास पॉट यूज़ करो, अगर ओवल बाउल यूज़ करना हो तो मतलब ओवल तरह की शेप देनी है आपने अरेंजमेंट को, रेक्टेंगल पॉट यूज़ करो, अगर एल शेप देनी है तो रेक्टेंगल पॉट यूज़ करो, एस शेप देनी है तो आपका जो बॉस होता है स्टेम होनी चाहिए, मतलब ऐसा जो आपका जो गुलदान है उस स्टेम मतलब टॉल होना चाहिए। क्रिसेंट शेप देनी है तो बॉस विद स्टेम मतलब टॉल होना चाहिए, स्टेम का मतलब वो है कि लंबाई में होना चाहिए, ठीक है। ये पीछे भी पढ़ा दिया है, अब खुद ही देखो, कॉमन सेंस यूज़ करो ना। अगर क्रिसेंट शेप है
क्रिसेंट शेप ऐसी थी ना, ये मान लो यहाँ पे आपका वो है गुलदान है, ठीक है। 2/3 ये भुजा होती है ना, ऊपर को फ्लावर लगाते हैं, नीचे को फॉलिएज लगाते हैं, ऐसा कुछ पड़ा था क्रिसेंट में, ठीक है। इसको आप ऐसे टॉल में भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर क्रिसेंट आपका इस तरह का हो गया तो ये वाली जो अगर आपका कंटेनर छोटा रखोगे आप, तो ये वाला पोर्शन ग्राउंड को टच कर जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर जो बर्थ शेप थी, एस शेप था, वो भी इस तरह से बनता है, एस शेप इस तरह से, उसके लिए भी टॉल कंटेनर चाहिए ताकि ये वाला जो पोर्शन है वो ग्राउंड को टच ना हो, ठीक है। उसके बाद है वाटर ड्राइंग। वाटर ड्राइंग भी इसमें फॉलो होती है, ठीक है। वाटर ड्राइंग पहले एयर ड्राइंग पढ़ा था हमने, फिर पढ़ा था ग्लिसरीन ड्राइंग पढ़ा था, फिर माइक्रो ओवन ड्राइंग पढ़ा था, फिर वाटर ड्राइंग पढ़ा था। वाटर ड्राइंग में पता क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, लीव जो जितने भी पत्ते होते हैं ना उनको हटा देते हैं, ठीक है। और फिर जो फ्लावर की जो स्टेम है ना, जो ये फूल है, इसके पत्ते हमने हटा दिए। इसकी जो स्टेम है उसको हम क्या करेंगे, पानी में रख देते हैं, पानी में रखते हैं, 5 सेंटीमीटर का वाटर का लेवल होता है, ठीक है। फिर उसको गर्म जगह में रख देते हैं, गर्म डैम्प जगह में रख लेते हैं। और फिर क्या होता है, वाटर ऑब्जर्व होता रहता है ना, इवेपोरेट होता रहता है, और साथ में फूल भी क्या है, ड्राई होता रहता है, ठीक है। इसको हम पता मोस्टली कहाँ यूज़ करते हैं, हाइड्रेंजिया। इसको बिल्कुल माइंड में बिठा दो, हाइड्रेंजिया सबसे इम्पॉर्टेंट है, फिर कॉर्नफ्लावर हो गया, फिर बेबी ब्रेथ हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा भी और है, तो इतना ज़्यादा तो नहीं कर पाओगे, कुछ कुछ याद रख लो। मैंने भी ग्लॉस्टस के ही या इंस्टेंट के ही किए थे, इंपॉर्टेंट याद। बुक में तो ज़्यादा भी हो सकते हैं ना, तो इतना ज़्यादा एंड तक एग्ज़ाम तक नहीं रिटेन रह पाता है, तो इसीलिए उतना पढ़ो जितना आपको याद रहेगा, ठीक है। बाकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, उससे क्या होता है, आपकी अच्छी खासी कमांड हो जाती है सब्जेक्ट में, ठीक है। फिर है फ्रीज ड्राइंग और लायोफिलाइजेशन। इसमें पता क्या होता है, जो फूल है ना उनको जैसे मान लो ये ड्राई करने, एक ट्रे होती है, फ्रीज ड्रायर में एक ट्रे होती है, उसके अकॉर्डिंग इनको कट करके ट्रे में रख लो, ठीक है। फिर फ्रीज ड्रायर में क्या होगा, इसका टेम्परेचर इतना माइनस में चले जाएगा ना, माइनस में चले जाएगा टेम्परेचर, कि जो इसके अंदर का वाटर है ना वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं लायोफिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद इस ट्रे को हटा के फिर आपने कहाँ रखना है, वैक्यूम चैम्बर में रखना है, ठीक है। वैक्यूम चैम्बर में वैक्यूम क्रिएट करेंगे एक तो इसमें, ठीक है। वैक्यूम क्रिएट करके पता क्या होता है, उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है वैक्यूम चैम्बर में ना, और जो आइस है ना वो दोबारा से वेपर बन जाती है, ठीक है। सबसे पहले आपने फ्रीज ड्रायर में रखा, वहाँ पे जो आपका जो फूल है ना उसके अंदर जो मॉइस्चर था वो आइस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद इसको निकाल के वैक्यूम चैम्बर में लेना है, वहाँ पे क्या होगा, सब्लिमेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। सब्लिमेशन होता है कि डायरेक्ट आइस से वेपर बदलना, लिक्विड फेज को अवॉइड करना है, आइस से सीधा वेपर में बदल जाएगा बिना लिक्विड फेज में जाए, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर जो वेपर है ना, वो वैक्यूम जो है ना, वैक्यूम क्या होता है, वो वैक्यूम क्रिएट होता है और जो वेपर है फ्लावर के अंदर से बाहर आ जाते हैं और फ्लावर ड्राई हो जाता है, ठीक है। और मुझे कमेंट में बताना, जो ये वैक्यूम होता है ना, इसमें प्रेशर लो रखते हैं कि हाई रखते हैं, बताना, मुझे भी अभी माइंड में नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी इधर लिखा होगा मैंने कहीं तो। इट इज़ द स्टेट ऑफ आर्ट, मोस्ट इफेक्टिव मेथड है ये याद रखना। फ्लावर आर फ्रोजन अप टू 35 डिग्री सेल्सियस पे पहले इसको फ्रीज कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें ज़्यादा डिटेल इसके बारे में लिखी नहीं है मैंने ना, ठीक है। आप वेट करना, एक बार मैं तमिलनाडु के नोट्स में एक बार देख लेती हूँ। प्रेशर को लोअर कर, जो ये वैक्यूम चैम्बर होता है ना, ऑब्वियसली प्रेशर लो होगा तभी तो वैक्यूम क्रिएट होगा ना। प्रेशर उसके अंदर का कम हो जाएगा तो वैक्यूम क्रिएट होगा, ठीक है। और उससे क्या होगा, जो वेपर है, ये इमेजिन करके चलो ना, जैसे वो नहीं होते हैं
पंप का यूज़ करके फुटबॉल से हवा बाहर निकालना है, ठीक है। ये मान के इमेजिन करो, फुटबॉल से जब हवा बाहर निकालेंगे ना पंप का यूज़ करके, तो क्या होगा, उसके अंदर अगर कोई वेपर है वो भी तो बाहर आ जाएंगे। उसी तरह फ्लावर से जो वेपर की फॉर्म में बाहर आ जाता है मॉइस्चर और फ्लावर ड्राई हो जाते हैं। तो इस तरह करते हैं इसमें फ्रीज ड्राइंग में, ये इम्पॉर्टेंट है। देखो दोबारा से बताती हूँ, देखो फ्रीज ड्राइंग में क्या होते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, जो फ्लावर है ना उसको फ्रीजर में रखते हैं, ठीक है, -35 डिग्री सेल्सियस तक। और उस दौरान क्या होता है, जो आइस में कन्वर्ट हो जाता है जितना भी उसके अंदर मॉइस्चर है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं लाइफिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद जब ये चीज़ हो गई, फिर उसको वैक्यूम चैम्बर में रखते हैं। वैक्यूम चैम्बर में क्या होता है, प्रेशर लो होता है, ठीक है। और इसमें जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो क्या होगा, जो ये आइस है ना वो ये सॉलिड है, सॉलिड वैसे लिक्विड में होना चाहिए था ना, बट ये डायरेक्ट गैसियस फॉर्म, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। और इसी दौरान क्या होता है, जो आपका वेपर है, वेपर वैक्यूम की वजह से बाहर निकल आता है फ्लावर से और ड्राई हो जाता है फ्लावर। तो ये मेथड है जो कि आज के डेट में फ्लावर प्रिजर्वेशन के लिए मोस्ट इफ़ेक्टिव है, ठीक है। और ये टेम्परेचर याद रख लो कितने पे इसको करते हैं, 35 डिग्री पे उसको करते हैं, ठीक है। फिर है प्रेस ड्राइंग। प्रेस ड्राइंग तो हम करते भी तो थे जब हर्बेरियम बनाते थे ना हम। इसमें कुछ नहीं होता है, किताबों के अंदर अगर आप रख लोगे ना पत्ते को तो वो सूख जाते हैं। या न्यूज़पेपर का यूज़ करो, न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है, ठीक है। जैसे फूल लाओगे, न्यूज़पेपर के अंदर रख लो, फिर उसको अपने बिस्तर के नीचे रख लो, फिर देखना कितने बढ़िया से सूख जाता है। उसको बोलते हैं प्रेस ड्राइंग। आर यूज फॉर मेकिंग ग्रीटिंग कार्ड को बनाना हो उसमें यूज़ करते हैं। हर्बेरियम बनाना हो अपने उसमें यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल पेंसिल में ये यूज़ होता है। अब ये याद कर देना, डैफोडिल इज़ नॉट सुटेबल फॉर प्रेस ड्राइंग, ठीक है। फिर है स्केलेटन लीव। स्केलेटन लीव कहाँ है, स्केलेटन लीव बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको स्केलेटनाइजेशन बोलते हैं। किस में फॉलो किया था, ऊपर हमने पढ़ा था, एग्जाम्पल बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्केलेटन लीव आर सेमी ट्रांसपेरेंट लीव ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल लीव, ठीक है। स्केलेटनाइजेशन में इसमें क्या होता है, लेसी अपीयरेंस ऑफ वेन, मतलब जो ये स्केलेटन लीव होती है ना इसमें सिर्फ वेन ही दिखाई देती है, ठीक है। चलो आ गया रन इन फाइकस रिलीजियोसा, ठीक है। इसको कैसे करते हैं, सोकिंग लीव इन वाटर या अल्कली फॉर 7 to 10 days। चाहे आप लीव को वाटर में कर लो सोक, या फिर पहले वाटर में सोक करना, फिर स्क्रैच करके उसका ग्रीन पार्ट रिमूव कर देना, फिर वेन ही रह जाएगी उसमें, उसकी जो क्लोरोफिल है ना वो सारा हट जाएगा, हरा पार्ट सब हट जाएगा, ठीक है। या फिर अल्कली का यूज़ कर लो, तो ये याद कर रख लेना, या तो पानी में डिप करो पत्ते को, या तो अल्कली में डिप करो, ठीक है। अब बताओ फ्रीज ड्राइंग किस टेम्परेचर में होती है, हर ये 35 डिग्री है। और ओवन ड्राइंग इंपॉर्टेंट है, हर फ्लावर के लिए अलग है, किसी में 40 to 45, 40 to 49, 40 to 44, ये याद रखना है, ठीक है। वाटर ड्राइंग किस में होती है, हाइड्रेंजिया में, ठीक है। लाइफिलाइजेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। ये सब इस तरह से याद कर लेना। अदर प्रिजर्वेशन के मेथड है, सैंड का यूज़ कर लो, बोरेक्स का यूज़ कर लो, सिलिका का यूज़ कर लो, ठीक है। तो देख लो सिलिका जेल को जब हम ड्राई फ्लावर बनाते थे ना जैसे यूनिवर्सिटी में, तो उसमें ना हम सिलिका जेल डाल देते थे, ठीक है। तो वो क्या करता है, जितना भी मॉइस्चर है सबको ऑब्जर्व कर देता है, और जो फ्लावर है वो, जो ड्राई फ्लावर है ना वो ड्राई ही रहते हैं, और वो ज़्यादा टाइम तक अच्छे से प्रिजर्व रह पाते हैं, ठीक है। अब देखो एक बात मैं आपको बताती हूँ ना, जैसे हम जो फूल होते हैं ना, जो ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट है, उसका एक ड्रॉबैक है। क्या है उसका ड्रॉबैक, उसका ड्रॉबैक पता क्या है, कि वो ना डल डल दिखने लग जाते हैं ड्राइंग के बाद, और उसकी जो ब्राइटनेस है वो लॉस हो जाती है, मतलब ब्राइट नहीं रहते हैं वो। इस प्रॉब्लम को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने फ्लावर को ड्राई करने के बाद ब्लीचिंग करना शुरू कर दी, उसमें डाइंग करना शुरू कर दी, कलरिंग करना शुरू कर दी, ठीक है। अगर ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट में आप नेचुरल रख दोगे, जो आपने ड्राइड पॉड है, आपके ड्राइड
ट्विग्स है उसको नेचुरल रखोगे तो वो बिल्कुल डल लगेगा और अनअट्रैक्टिव लगेगा, इसीलिए हम ब्लीचिंग और डाइंग करते हैं। ठीक है, अब ब्लीचिंग के लिए कौन कौन से केमिकल है? सोडियम हाइपोक्लोराइट है, ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, इसको ब्लीचिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो ब्लीचिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप ब्लीचिंग नहीं करोगे तब तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। तो कौन कौन से केमिकल यूज़ करेंगे? सोडियम हाइपोक्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड रखना, क्लोराइड नहीं है ये, क्लोराइट है, राइट। ठीक है, NaCl नहीं है। उसके बाद है ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट आर कंसनट्रेटेड, ये इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा जो बिजनेस है ना इसका, सबसे ज़्यादा टूटीकोरिन तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, इधर ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट ज़्यादा बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्लांट पार्ट एक्सपोर्टेड होते हैं जो ड्राई करके? वो होते हैं लोटस, कमल के जो पॉड है, वुड रोज है, जूट फ्लावर है। ठीक है, कैमेलिया, डहलिया। ठीक है, ये रख लो याद। पॉटपोरी फेमस प्रोडक्ट ऑफ ड्राई फ्लावर इन यूरोप, यूरोप में बहुत पॉपुलर है पॉटपोरी। इंडियन लिकोराइस जो मुलट्ठी है उसके ना नेचुरली ड्राई सीड होते हैं। ठीक है, ये याद कर लो पॉइंट। नेचुरल ड्राई सीड किसको होते हैं? मुलट्ठी के। तो इसको भी पॉटपोरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको ड्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसका मेरा मतलब ये है कि इसको ड्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको क्या कलर कूलर कर दो और सजा दो। ठीक है, उसके बाद है डॉक्टर JC बुटानी स्टैंडर्डाइज्ड डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्लावर फॉलिएज एट NBRI लखनऊ। ये आपने इंस्टीट्यूट याद करने हैं, मैंने ड्राइव में दी है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आते हैं हर साल। मोस्ट आइडल टेम्परेचर रेंज फॉर ड्राइंग ऑफ ऑर्नामेंटल कौन सी है? 45 से 70, ये है जनरल रेंज ड्राइंग की। ठीक है, फ्रोजन कितने पे होता है, मतलब फ्रीज ड्राइंग -35 डिग्री पे होती है, और जो ओवन ड्राइंग है वो 45 से 70 डिग्री टेम्परेचर पे होती है। बाकी डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर है, वो मैंने आपको अभी टेबल बताऊंगी आपको। नॉन मेटेलिक कंटेनर आर यूज फॉर ड्राइंग इन माइक्रोवेव ओवन, नॉन मेटेलिक कंटेनर यूज़ करना है। ठीक है, जब आप माइक्रोवेव में खाना भी गर्म करते हैं तब भी तो प्लास्टिक या ग्लास के कंटेनर ही यूज़ करते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है। सिलिका जेल डेसिकेंट की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, डेसिकेंट होता है जो मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर देता है। ठीक है, मान लो इस पैकेट में आपने रखे हुए हैं पॉटपोरी। ठीक है, जैसे थैली में पीछे दिखाए थे ना पॉटपोरीज रखे हुए हैं। ठीक है, उसमें क्या कर दिया आपने? सिलिका जेल डाल दिया साइड में। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर उसका सारा मॉइस्चर सोख लेगा और उसको ज़्यादा टाइम तक ड्राई रहने में हेल्प करेगा पॉटपोरी को। और कितना साइज होना चाहिए? इतना साइज के होने चाहिए, 0.02 से 0.2 mm। चलो मुझे ये बताओ, जो सैंड, सिल्ट और क्ले है ना, उसका ये किसका साइज है? देखती हूँ आपको सॉइल साइंस किसका स्ट्रॉन्ग है जरा। ठीक है, तो देखो यार, देखो ना, मेरे को जैसे ये चीज़ पढ़ी मैंने तो मेरे को कोई और सब्जेक्ट भी याद आ गया। तो मतलब इस तरह से आप अपनी पढ़ाई को रखो ना कि आप ना प्रॉपर को रिलेट कर पाओ चीज़ों को। मतलब आपकी इतनी टिप्स पे होनी चाहिए अपने, जो आपने ऑनर्स डिग्री की है ना अपने एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर पे, तो टिप्स पे होनी चाहिए आपको हर चीज़। अब है प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन ड्राई ऑर्नामेंटल, मतलब ड्राई ऑर्नामेंटल में यूज़ करते हैं कौन कौन से? ग्लिसरॉल, पैग, ये इसका नाम क्या है इसका बताओ? KCl हो गया, एल्युमिनियम कंपाउंड हो गए। सीरियस पेस्ट कौन से है ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट में? सिल्वर फिश, बुकलाइस, कैटरपिलर। बुकलाइस समझ गए ना, अगर आपने प्रेस ड्राइंग के लिए रखे हैं, ठीक है, और उसमें बुकलाइस आ गई तो हो गया ना काम तमाम। या सिल्वर फिश किताबों को काटती है ना, तो उसमें अगर आपने पॉटपोरी भी रखी हुई है तो उसके लिए भी तो हार्मफुल हुई ना। तो फंगस है एस्परजिलिस, पेनिसिलियम राइजोप्सिया। अगर आपने क्या बोलते हैं फ्लावर को ड्राई करने के लिए रखा हुआ है, बहुत ही डैम्प प्लेस है और गर्म है बहुत ज़्यादा, तो जब नमी हो ना, नमी हो साथ में गर्मी हो, तो ये फेवरेबल कंडीशन होती है। इटियोलॉजी पढ़ी है ना आपने पैथोलॉजी में, तो ये फेवरेबल कंडीशन होती है फंगस की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये आप माइंड में रखो। फिर स्केल्टनाइजिंग डन बाई सोकिंग फॉलिएज इन वाटर और अल्कली फॉर 7 to 10 days। तो अब ये मत बोलना कि कैसे करते हैं स्केल्टनाइजिंग। ठीक है,
तो स्केलेटन लीव क्या होती है? सेमी ट्रांसपेरेंट लीव होती है, इसको फॉसिल लीव भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या क्या करेंगे हम बनाने के लिए? या तो फ्रेश लीव को, अगर आपको स्केलेटन लीव बनानी है ना, तो फ्रेश लीव को आप ब्लीच्ड वाटर में रख लो, अल्कली वाटर ब्लीच्ड वाटर, ठीक है, इसमें रख लो। उसके बाद अब अच्छा, एक ही चीज़ यार ये इम्पोर्टेंट है, ये देखो क्राइजेंथेमम, लास्ट टाइम हमने वो पढ़ी थी ना फ्लावर अरेंजमेंट, सिनरिन सिक्यूरी एक फ्लावर अरेंजमेंट होती है जो क्राइजेंथेमम में। इसका मतलब होता है, पता कैसा होता है? इसमें जो सिंगल स्टेम है क्राइजेंथेमम में, उसको इस तरह से उसमें ट्रेनिंग प्रूनिंग प्रिंचिंग का ऑपरेशन इस तरह से करते हैं ना, एक ही उस पे, एक ही प्लांट पे 1000 ब्लूम, 100 ब्लूम आ जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ब्लूम आ जाते हैं। जैसे ये देखो, ये देखो, ये है सिनरिन सिक्यूरी, एक ही क्राइजेंथेमम में, उसमें देखो कितने सारे ब्लूम है। तो ये याद करना, सिनरिन सिक्यूरी ये मेथड यूज़ करते हैं। ये ऐसा मेथड होता है कि क्राइजेंथेमम को इस तरह ग्रो करना, ट्रेन करना कि एक ही उस पे मतलब हंड्रेड्स ऑफ ब्लूम आ जाए, ठीक है। अब देखो ड्राइंग टेम्परेचर, जब ओवन ड्राइंग करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इसका देखो ये वाला आपको याद नहीं रहेगा तो ये रेड पेन से जो लिखा है, इसको देखो किस तरह से लिखा है, तो इसी तरह से आप 2-3 बार लिख दो, याद रह जाएगा। जो नार्सिसस है, डहलिया है, इसका सबसे कम टेम्परेचर है 35 से 39, पहले ये याद रखो, 72 घंटे के लिए, ठीक है। उसके बाद है ये जीनिया, डेल्फिनियम, रोजबड, चाइनेस्टर, लार्कस्पर, फिर उससे ज़्यादा टेम्परेचर इसका 40 से 44, ठीक है, 40 से 44। तो ऊपर वाले का 48 है, 48 को 2 से गुणा करो तो नीचे वाले का 96। देखो ये है ना, देखो ऊपर वाला है, ये वाला जो है ना 4-5, इनका सेम टेम्परेचर और नीचे रोज का भी सेम टेम्परेचर है, ठीक है। फर्क है इसके टाइम में, एक को 48 घंटे, एक को 96 घंटे, ठीक है। ये मेरा तरीका है याद करने का कि इसको 2 से गुणा कर दो, 96 बन जाएगा। उसके बाद है हेल्प्टेरियम, लिमोनियम, स्टेटिस, जर्बरा, ठीक है, क्राइजेंथेमम, ये सब, डोम्बिया, कैंडी टफ्ट, स्टार फ्लावर, एक ये, और सेकंड में वाटर लिली, दोनों का टेम्परेचर है 45 to 49, ऊपर 48 है, नीचे 3 से गुणा कर दो 120 आर के लिए, इस तरह से याद करो। फिर है फ्रेंच मैरीगोल्ड, सेम टेम्परेचर है 45 to 90, ऊपर 72 है, नीचे 96 है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस किस टेम्परेचर पे आप फ्लावर को ओवन ड्राइंग के लिए रखते हैं और कितने टाइम के लिए रखते हैं, ठीक है। तो ये था आपका ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट, ठीक है। इससे ज़्यादा, अब एक टर्म जो मैंने तमिलनाडु के नोट्स में पढ़ी थी ना, वो थी ड्रिफ्ट वुड होती है। ड्रिफ्ट वुड पता क्या होती है? जो समुद्र के किनारे बीच पे कई बार जो वेव्स के साथ, टाइड के साथ जो बह के आ जाती है ना वुड, उसको ड्रिफ्ट वुड बोलते हैं। इसको डायरेक्ट लेके इसमें ड्राई करके, इसमें कलर वलर करके, इसको भी हम ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट में यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो बाकी तो ये कल के टॉपिक से रिलेटेड है, ये तो आपको अभी याद आ जाएगा। जैसे लाइन, लाइन क्या फ्रेमवर्क बनाता है, मैंने बताया था ना कि अगर एस शेप की है तो ये फ्रेमवर्क, जो मैंने बताया था बैकबोन की तरह कौन वर्क करेगा? लाइन, ठीक है। आउटलाइन और स्केलेटन, ठीक है। किस किस फूल को यूज़ करते हैं लाइन बनाने के लिए? ग्लैडियोलस, ट्यूबरस, ऐसा फूल होना चाहिए जो लंबाई में हो, ठीक है। डेल्फिनियम, सारे फूल ऐसे ऐसे फूल नहीं है ये गोल, ऐसे फूल है जो मतलब एक स्टॉक में लगते हैं। तो अब तो आपको कंसेप्ट बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने मेरे से पढ़ा है ना, आपको कंसेप्ट पक्का आने चाहिए, ठीक है। बाकी एग्जाम तो होते रहते हैं हमेशा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो ग्लैडियोलस है, ग्लैडियोलस भी तो ऐसे ही होते हैं ना, फिर इधर लगते हैं फ्लावर, इस तरह लगते हैं स्टॉक। ट्यूबरोज है, हेलिकोनिया है, स्टॉक फ्लावर होता है एक एनुअल, ठीक है। डेल्फिनियम है, ये सब देख लो। और अगर फॉलिएज और अदर पार्ट ऑफ फ्लावर के किसको यूज़ कर सकते हैं हम लाइन के एलिमेंट को देने के लिए फ्लावर अरेंजमेंट में? ट्विग यूज़ कर सकते हैं, कोई ट्विग हो गई इस तरह। ब्रांचेस यूज़ कर सकते हैं बॉटल ब्रश की, क्लेस्टिमोन लेंसुलेटस बॉटल ब्रश में इस तरह से लगते हैं ना, इसके फूल इस तरह से होते हैं लंबाई में, ठीक है। मतलब फ्लावर ये होते हैं बट एक स्टॉक जैसे पे लगते हैं। फिर है सनसवेरिया की फॉलिएज, सनसवेरिया भी तो ऐसे ही होती है फॉलिएज, ठीक है।
तो मतलब ये आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपने फ्रेमवर्क के लिए यूज़ करना हो स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद है फिर फोकल पॉइंट बनाना है अरेंजमेंट में। तो फोकल पॉइंट का मतलब क्या है, फॉर्म देनी है उसको, ठीक है। तो फॉर्म फ्लावर हेल्प टू क्रिएट फोकल पॉइंट। कुछ लाइन फ्लावर होते हैं, कुछ फॉर्म फ्लावर होते हैं। लाइन फ्लावर कौन कौन सी है और लाइन फॉलिएज कौन कौन सी है। फॉर्म फ्लावर कौन कौन से होते हैं, फॉर्म फ्लावर का काम क्या होता है, फोकस क्रिएट करना। लाइन फ्लावर का काम क्या होता है, स्केलेटन को क्रिएट करना, फ्रेमवर्क को क्रिएट करना। तो इसमें देख लो, ऑर्किड्स हो गई, एंथूरियम होगी, हेलिकोनिया हो गया, ठीक है, बर्ड ऑफ पैराडाइज, ट्यूलिप, रोज, ये सब हो गया। ग्रेप्स, ग्रेप्स को लगा लो आप, ठीक है। कैश्यू फ्रूट्स लगाते हैं ना मोनीमोरो में, ये सब लगा सकते हैं फ्लावर अरेंजमेंट में, ठीक है। और जो ये मास है, मास देता है आपको डेप्थनेस ऑफ अरेंजमेंट। डेप्थनेस के लिए आपको क्या, रिदम रिदम को फॉलो करना है डेप्थनेस देने के लिए। मास फ्लावर हैव सिंगल स्टेम विद 2-3 स्मॉल मीडियम फ्लावर एट टॉप। ये वही बोला है कि सिंगल स्टेम होनी चाहिए, 2-3 फूल ऊपर होने चाहिए, ऐसे फ्लावर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रोज हो गया, ग्लैड्यूलस हो गया, स्प्रे टाइप रोज हो गया, ग्लैड्यूलस हो गया, कार्नेशन, जरबरा, एंथूरियम, डेजी, एप्पल, पोमेग्रेनेट, ये सब कुछ नहीं आप याद करना, ठीक है। एक स्प्रे टाइप होता है और दूसरा होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड में एक बड़ा फूल होता है, स्प्रे में बहुत सारे छोटे छोटे फूल होते हैं, ये फ़र्क होता है स्प्रे और स्टैंडर्ड कल्टीवेटर में, ठीक है। जब स्प्रे को डेवलप करेंगे ना, तब तो वो नॉर्मली, तब क्या करते हैं हम, लाइट जो लेटरल ब्रांचेस होते हैं उनको हटा देते हैं ताकि सारी एनर्जी ऊपर जाए और टॉप में बढ़िया फ्लावर आए। बट जब हमने स्प्रे टाइप कल्टीवेटर डेवलप करना हो तो हम क्या कर देते हैं, पिंचिंग कर देते हैं और फिर इस तरह से ग्रोथ आ जाती है स्प्रे कल्टीवेटर की, ठीक है। फिर है फिलर। फिलर का यूज़ करते हैं हम फिनिशिंग के लिए, फिनिशिंग टच ऐड करते हैं एंड में। एंड में जो मैकेनिक्स वगैरह होते हैं ना, जो सामने दिख रहे होते हैं, शो को ख़राब कर रहे होते हैं, तो जब फ्लावर अरेंजमेंट बनेगी, सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने लाइन एलिमेंट डाला, उसके बाद आपने फोकल पॉइंट बनाया, फिर मास 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 ऐड कर दिया इसमें, अरे परे प्रॉपर डेप्थ वगैरह कर दी, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, एंड में हम फिनिशिंग करते हैं। जैसे कंटेनर है, इसके रिम दिख रहे हैं, पेबल, पेबल मतलब पत्थर है इधर डले हुए, तो उसको हम फिलर जूशी से भर दो, ठीक है। फिर किसको यूज़ करते हैं, बटन मम्स, जो वो बटन नहीं होते हैं, बटन फ्लावर देखे है ना आपने, छोटे छोटे होते हैं वो, गोमफ्रीना, गोमफ्रीना हो गए, उसको कर लो यूज़। जिप्सोफिला यूज़ कर दो, अनियन कर दो, ठीक है। बाकी अदर फ्लावर के अलावा जो दूसरी है, थूजा यूज़ कर लो, फर्न यूज़ कर लो, कैजुरेना यूज़ कर दो, बॉटल ब्रश कर दो यूज़, ये सब पीछे भी बढ़ाया हुआ है फिलर में, इनको यूज़ करते हैं। एस्पेरेगस को यूज़ कर लो फिलर में, ठीक है। फिर वेस्टर्न और उसमें क्या फ़र्क था, वेस्टर्न अरेंजमेंट में असेसरीज नेवर यूज्ड, सिर्फ फूल ही यूज़ करते हैं, ठीक है। फिलर फुलर नहीं यूज़ करते ज़्यादा इसमें। असेसरी मतलब जो जैसे उसमें हमने फ्रूट यूज़ किया हुआ है मोरीमोनो में, वो सब यूज़ नहीं करते हैं। इसमें पत्थर पुत्थर नहीं डालते हैं, पेबल पुबल नहीं डालते हैं, ये सब असेसरीज नहीं डालते हैं। अब ईस्टर्न में देखो ब्रांचेस तो यूज़ करते हैं, फुल फूल के अलावा बार्क भी यूज़ कर लेते हैं, शेल यूज़ करते हैं, मेटल यूज़ करते हैं, रॉक, स्टोन, ड्रिफ्ट वुड, मैंने बताया था ना क्या होता है ड्रिफ्ट वुड, वो भी यूज़ करते हैं। उसके बाद है प्लांट मटेरियल। इसमें जो वेस्टर्न अरेंजमेंट होती है उसमें जो इस तरह से मास में भरा होता है फूलों को, कि वो जो गुलदान है उसकी रिम को भी कवर कर देता है। ये जो है इसमें अरेंजमेंट है जापानीज़ में, उसमें रिम कवर नहीं होता है, इसीलिए तो एंड में जूशी फीलर्स ऐड करने पड़ते हैं आपको, ताकि आपका जो है रिम को छुपा सके आप, ठीक है। इकेबाना नेचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ए सिंगल फ्लावर सिंबलाइज नेचर। एवरग्रीन पाइन रिप्रेजेंट अ बॉड ऑफ डाइटी। पाइन का हम यूज़ करते हैं ना, कई बार फिलर में भी यूज़ करते हैं इकेबाना में, तो ये जो पाइन यूज़ करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये भगवान का घर है, ठीक है। अ बॉड ऑफ डाइटी। बेम्बू, बेम्बू यूज़ करते थे हम, जैसे रिका में बेम्बू यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल है, डजंट इमिटेट नेचर, सब कुछ पढ़ाया हुआ है मैंने आपको कल, ठीक है। जिसमें वो एब्स्ट्रैक्ट टाइप था ना, जो कि नेचर को कॉपी नहीं करता है, जिसमें बेम्बू की फ़ोटो दिखाई थी मैंने कल के लेक्चर में, वो रिका है कि कुछ और है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। इकेबाना originated 6th century in Japan and in 7th century
इकोनोबो जो स्कूल बताया था वो 7th सेंचुरी में आया, और ये बाय ओनोनो इमोको ने स्टार्ट किया था, ये याद करना, ठीक है। स्कूल बताए थे ना मैंने, 3 तरह के स्कूल बताए थे। बाय 13th सेंचुरी प्रैक्टिस ऑफ इकेबाना बिकम फॉर्म ऑफ मेडिटेशन बाय जैन बुद्धिस्ट, ठीक है। तो ये आप खुद पढ़ लेना, ये वो मैंने रिवीजन किया हुआ है, सेम है सब। तो ये बाकी जो कल आपको मैंने डिफरेंसेस बताए थे वो सब मैंने इस नोट में कवर करे हुए हैं, ठीक है। थी वो जेनी का, ठीक है। तो देखो उसमें मुझे टोटल वो रिका नहीं थी, बैम्बू का यूज़ करते हैं ना फ्लावर अरेंजमेंट में, हमने ऊपर पढ़ा। तो वो एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल की जो थी, जो नेचर को इमिटेट नहीं करती थी, वो जेनी का टाइप ऑफ इकबाना था, ठीक है, वो याद रखना। तो बैम्बू किसको रिप्रेजेंट करता है इकेबाना में? इंटीग्रिटी को, क्योंकि बैम्बू मुड़ता नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, इसके साथ ही मैं अब लेक्चर को एंड करती हूँ। थैंक यू और हैप्पी दिवाली टू एवरीवन।